Hello friends, this is Avantika and I welcome you all to my YouTube channel Champions of TET and CTET. I hope आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जम के मेहनत कर रहे होंगे। आपकी इसी मेहनत को थोड़ा सा एक्सेलरेट करने के कुछ एफर्ट्स मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन के लिए न्यू हैं तो आप चैप्टर वाइज ये सीरीज देखिए एंड आई एम श्योर कि आपको इससे फायदा होगा। जैसे कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी स्टार्ट किया है, उसी में आज हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वो चैप्टर था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम उस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रिपरेशन करेंगे एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन एंड आंसर वी विल जंप टू अवर नेक्स्ट चैप्टर। बिकॉज जितना इम्पोर्टेंट चीजों को पढ़ना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीजें हैं, चीजों को पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस चीज की प्रैक्टिस करना। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस आप पेपर में क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? देखिए, जो सीटेट का एग्जाम है, ये हमारा जो एग्जाम होता है ये जनरली हमारा अप्लाइड नॉलेज पे पेपर पूछा जाता है। हमारी कैसी नॉलेज? अप्लाइड। हम अगर फैक्ट बेस्ड चीजें याद कर लें तो इस पेपर में ज्यादा फायदा हम लोगों को नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारी अप्लाइड नॉलेज पे पूछे जाते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है आप उसको अप्लाई कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ पे यही चीज देखता है कि आप उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे चैप्टर को पढ़ने की है उससे 2 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं? प्रैक्टिस करना। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लीजिए आपका चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा एंड आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं, है ना। उनके ऑप्शंस जो दिए जाते हैं वो किस तरह के दिए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर पता होने से ज्यादा जरूरी है कि हमें उन ऑप्शंस के बीच में सही आंसर सेलेक्ट करना। क्योंकि बहुत बार हमें ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं जिनके बीच में हमें कंफ्यूजन होता है। तो उस केस में हमें क्या आंसर सिलेक्ट करना है, हमें क्या चीजें करनी है, किस तरह से सोचना है या किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। चलिए, ये सारी चीजें आज हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम जानेंगे। इस चैप्टर की प्रैक्टिस 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आई होप आप सब रेडी हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी कनेक्ट कर सके एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप? सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर बच्चे कब बनते हैं? चलिए बताइए। हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी? आपको याद है स्टेजेस? हम लोगों ने क्या क्या स्टेजेस पढ़ी थी? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि प्री नेटल स्टेज। सबसे पहले जो हमने स्टेज पढ़ी थी वो कौन सी थी? दैट वाज अवर प्री नेटल, देन इन्फेंसी, देन अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और उसके बाद क्या थी हमारी? उसके बाद हमने पढ़ी थी अपनी एडोलसेंस, जो कि हमारी लास्ट स्टेज थी। बिकॉज हम लोग को एडोलसेंस तक ही पढ़ना है। तो बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पे होते हैं? देखिए, अडल्टहुड हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी। ठीक है, आपको ये तो याद ही होगा कि हम लोगों ने अडल्टहुड नहीं पढ़ी थी। तो आप इस ऑप्शन को तो यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। अर्ली चाइल्डहुड, देखिए अर्ली चाइल्डहुड में तो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता है ना। बच्चा यहाँ पे कैसा होता है? बच्चा यहाँ पे सेल्फ सेंट्रिक होता है। तो वो एक्टिव मेंबर कैसे बनेगा ग्रुप का? अब देखिए, इस चाइल्डहुड में बच्चा, अगर अर्ली के बाद लेटर की भी बात करें, पहली बात तो इसमें दोनों चाइल्डहुड आ जाएंगे। ठीक है, अर्ली के बाद अगर लेटर की भी बात करें तो वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर नहीं बनता है। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे जो सबसे सूटेबल आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा? एडोलसेंस। एडोलसेंस विल बी अवर राइट आंसर। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कब बनता है? बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव एडोलसेंस में बन जाता है। तो समझ में आया आपको? यहाँ पे देखिए, अगर लेटर चाइल्डहुड दिया होता और एडोलसेंस ऑप्शन में नहीं होता तो हम लेटर चाइल्डहुड के साथ जाते। बट बिकॉज यहाँ पे चाइल्डहुड दिया हुआ है तो ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे क्या है, लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है या फिर अर्ली चाइल्डहुड की। एंड इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास क्या है? बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। सो हम किसके साथ जाएंगे? हम लोग एडोलसेंस के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो कभी भी
खत्म ना होने वाली एक प्रक्रिया है। ये आइडिया किस चीज से रिलेट करता है? हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, तो चलिए आप लोग बताइए कि ये आइडिया जो है कि डेवलपमेंट कभी भी खत्म नहीं होता है या कभी भी रुकता नहीं है, ये किस प्रिंसिपल के साथ बात जाएगी? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। क्या ये प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर एक्शन? बताइए। नेवर एंडिंग प्रोसेस हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि जो हम लोग का डेवलपमेंट है वो हमारा जन्म के पहले से, यानी कि फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, जब बेबी मदर के वोम्ब में आएगा, कॉन्सेप्शन से ये कब तक चलेगा? डेथ। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कभी भी नहीं रुकता है। तो ये क्या प्रिंसिपल था? ये प्रिंसिपल हमारा था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दैट डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम कॉन्सेप्शन टिल डेथ। ठीक है, चलिए थर्ड, टॉय एज। टॉय एज किसको बोला जाता है बताइए? हम लोगों ने क्या पढ़ा था टॉय एज के बारे में? अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, बेबीहुड, या ऑल ऑफ दीज? देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि क्या कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। बताइए, एक बार आप अपने आप सोचिए, फिर मैं आंसर बताती हूँ। चलिए, बेबीहुड में तो बच्चा बहुत छोटा था, वहां पे वो बच्चा खिलौनों से नहीं खेला था। हम लोगों ने ऐसी भी कोई भी बात इसमें नहीं पढ़ी थी, है ना। लेट चाइल्डहुड, जो बाद वाला चाइल्डहुड था, लेटर चाइल्डहुड, उसमें बच्चा स्कूल जाने लगा था, है ना। वहां पे क्या हुआ था? वहां पे कहीं भी खेल खिलौने टॉय की बात नहीं की थी हम लोगों ने। यहाँ पे उसका पेयर के साथ इंटरेक्शन होता है ना, क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑल ऑफ दीज भी कट गया। अर्ली चाइल्डहुड, क्या हम लोगों ने अर्ली चाइल्डहुड में कोई ऐसी बात पढ़ी थी? यस, अर्ली चाइल्डहुड के हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चा जो होता है वो सेल्फ सेंट्रिक होता है, मतलब बच्चे को आसपास के कामों से कोई भी मतलब नहीं रहता है, बच्चा अपनी ही दुनिया में बिजी रहता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये प्री गैंग एज थी, बिकॉज अभी उसके फ्रेंड्स नहीं बने हैं। फ्रेंड्स नहीं बने इसका मतलब वो कैसे खेलेगा? फ्रेंड्स नहीं है तो वो खिलौनों से खेलेगा। तो इसी को हम लोगों ने क्या बोला था? टॉय एज। एंड इसी को हम लोगों ने प्ले एज भी बोला था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? देखिए ऐसे ही रिवाइज करते हुए चलिए, तो आपको जो चीजें उधर पढ़ के नहीं याद हुई हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली याद हो जाएंगी। क्वेश्चन तो हमारा सिंपल था, हम यहाँ पे एक आंसर टिक करके भी आगे बढ़ सकते थे, पर ऐसे आपको फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब आप क्वेश्चंस को डीप में पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे करने से आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको चीजें लर्न भी हो जाएंगी। क्योंकि जो काम मतलब हम लोग रट नहीं सकते, बट हम लोग अगर रिपीटेटिव उसको बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें हमें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही करते हैं, सारे क्वेश्चंस को डीप में हम लोग समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? अर्ली चाइल्डहुड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बताइए? प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, या प्ले एज? इसमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अर्ली चाइल्डहुड की नहीं है? देखिए हम लोगों ने प्री गैंग एज तो पढ़ा था, गैंग बनने से पहले की एज, तो ये तो है। बच्चे लैंग्वेज स्टार्ट होती है यहाँ पे, है ना, स्टार्ट नहीं होती, सॉरी। अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है? लैंग्वेज का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछेगा। ठीक है, प्ले एज, बच्चा यहाँ पे खेल भी रहा है, टॉय एज, प्ले एज। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा। और इमिटेटिव एज, मतलब इमिटेट करने का क्या मतलब होता है? इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। आप बच्चे के सामने कोई भी काम करेंगे, बच्चा उसको देख के उस काम को करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड से पहले आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इमिटेटिव एज। ठीक है, चलिए अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल एंटिटी? ये बताइए कि जब लेटर चाइल्डहुड की एज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? देखिए 0 से 2 हमारी क्या थी? हमारी ये थी इन्फेंसी। ठीक, फिर 2 से 6 हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा था। देन 7 साल से 12 साल की अवस्था को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लेटर चाइल्डहुड। तो ये बताइए 7 साल से 12 साल का बच्चा कौन कौन सी चीजों को समझने लगेगा या कन्वर्ट करना उसका सीख जाएगा? मास, क्या वो मास को समझेगा? बिल्कुल समझेगा, 7 साल का बच्चा है तो वो चीजें समझेगा। मास एंड नंबर, बिल्कुल इनको भी कन्वर्ट करना वो सीख जाएगा, नंबर को भी
सो मास, नंबर, एरिया, ये सारी चीजें बच्चा सीख जाएगा। बच्चा ये सारे काम करना उसको आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? आप एज जरूर याद रखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मान लीजिए आपको नए मिल गए, कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं मिले, तो वो आप जब बच्चे की एज पता करेंगे आपको पता रहेगा कि ये बच्चा किस एज से किस एज के बीच का है, तो आप उसका आंसर मार्क आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो एजेस हैं वो याद करनी पड़ेंगी टाइम पीरियड के साथ, कि कौन सा बच्चा किस एज का होगा तो उसकी कौन सी स्टेज चल रही होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में से इनमें से कौन सा डेवलपमेंटल टास्क सही नहीं आएगा? देखिए, लर्निंग फिजिकल स्किल नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, ये तो काम आएगा, है ना, कि बच्चा क्या करे, बच्चा ये चीज सीखे जो ऑर्डिनरी गेम्स खेलने के लिए कुछ ऐसी फिजिकल, जैसे कि रनिंग हो गया, है ना, रन करना, वॉक करना, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं स्किपिंग करना, ये सारी चीजें, जंपिंग, है ना, ये सारी चीजें एटलीस्ट उसको आनी चाहिए। तो ये तो लेटर चाइल्डहुड में उसको आना चाहिए। ठीक है, अचीविंग अ मैस्कुलिन और फेमाइन सोशल रोल, तो क्या ये चीज उसे आनी चाहिए लेटर चाइल्डहुड? चलिए, अभी नहीं समझ पा रहा है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, हाँ, उसके पास उसके काम को करने की तो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ना, कि वो अपना कहीं आ जा सके, या अपने खेल खिलौने सही से रख सके, या अपने जो काम है एटलीस्ट उनको तो वो सही से कर सके, है ना। नेक्स्ट, ये भी सही लग रहा है हम लोग को। लर्निंग टू गेट अलोंग विद एजमेट्स, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने एजमेट्स के साथ वो कोऑपरेट करना, है ना, कोलैबोरेट करना, ये सारी चीजें सीखें, उनके साथ रहना, कैसे उनके साथ सपोर्टिव बनना है, ये सारी चीजें तो बिल्कुल ये भी उसको करना चाहिए। अब उसका समाज में क्या रोल है, बीइंग अ मेल और अ फीमेल, या उसको अपने रोल समझने चाहिए, तो ये चीज यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड का बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होता है ना, कि उसे सब समझ में आने लगे या वो सब चीजें करने लगे। सो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर बनेगा वो हमारा ये बनेगा कि ये डेवलपमेंट टास्क नहीं होना चाहिए बच्चे को। वैसे भी हम लोगों को जो जेंडर रोल्स हैं इनको सपोर्ट नहीं करना, ये हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आई ये चीज? चलिए, 7th क्वेश्चन क्या है? द करेंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड अज्यूम्स दैट, जो आजकल का व्यू है चाइल्डहुड को लेके वो क्या एज्यूम करता है? चिल्ड्रन आर सिमिलर टू अडल्ट इन मैनी वेज, कि चिल्ड्रन जो हैं वो अडल्ट के बराबर हैं। चिल्ड्रन आर बेस्ट ट्रीटेड एज यंग एडल्ट, चिल्ड्रन को हम एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाइल्डहुड इज बेसिकली अ वेटिंग पीरियड, ऐसा कोई वर्ड हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा कि कोई भी वेटिंग पीरियड के बारे में पढ़ा हो या कुछ भी ऐसा। सो चाइल्डहुड वेटिंग पीरियड नहीं होता है। चाइल्डहुड इज यूनिक पीरियड फॉर ग्रोथ एंड चेंज। यस, हमारा पूरा चैप्टर ही इस चीज पे था। एंड जो सबसे ज्यादा तेजी से बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा था वो हम लोगों ने फिजिकल ग्रोथ किसमें पढ़ी थी, कि उसकी चाइल्डहुड में होती है ना। तो चाइल्डहुड क्या है, ये एक यूनिक पीरियड है जहाँ पे बच्चे में ग्रोथ भी आएगी, जहाँ पे बच्चे में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही होता है जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे। कुछ चीजें हम लोगों ने टॉपिक में नहीं पढ़ी है, बट जब हम उसके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं या हम उसके ऑप्शंस पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, अभी आप लोगों ने टीचिंग मेथड्स नहीं पढ़े ना, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, जब हम वो चैप्टर पढ़ लेंगे तब हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो डेवलपमेंटल टास्क है इसका कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? देखिए, अब आपको लग रहा होगा ये कैसा क्वेश्चन है। देखिए, ये कुछ हम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं, बिकॉज सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, बट यूपी टेट में 5 से 6 क्वेश्चन हमें फैक्ट बेस्ड मिलते हैं। यूपी टेट के लिए जो भी जा रहे हैं वो प्लीज ये क्वेश्चन याद कर लें। एंड सिंपल है, आपको कुछ चीजें तो लर्न करनी ही पड़ेंगी, जैसे नाम या कौन सा रूल किसने निकाला था, है ना, किस साइकोलॉजिस्ट ने या किस सोशियोलॉजिस्ट ने चीजें दी हैं, ये सारी चीजें तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क किसने बनाया था? जो कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंटल टास्क का वो किसने दिया था? वो दिया था हैविंग हर्स्ट ने। किसने दिया था? हैविंग हर्स्ट ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हैविंग हर्स्ट। प्लीज आप ये कुछ नाम याद रखिएगा, बिकॉज पेपर में ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज अ पार्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट कहाँ बनेंगे?
ये तो आपको पता होगा, मैंने 4 डोमेन्स पढ़ाए थे और बहुत अच्छे से समझाया था कि डोमेन्स में कौन कौन से हम लोगों ने डोमेन पढ़े थे, बताइए। 4 डोमेन पढ़े थे। देखिए हम लोगों ने कौन कौन से डोमेन पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल पढ़ा था। फिजिकल में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी, हर वो चीज जो हमारी फिजिक से रिलेटेड है, हमारी जो फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड थी, वो हम लोगों ने अपने फिजिकल डेवलपमेंट में पढ़ा था। देन सी से क्या था, सी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी, जो हमारी ब्रेन से रिलेटेड थी, है ना। जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, थिंकिंग, लॉजिक, रीजनिंग, लैंग्वेज, ये सारी चीजें पढ़ी थी। देन सोशल, सोशल में हम लोगों ने मॉरल चीजें, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो, या सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने किसमें देखी थी, सोशल डेवलपमेंट या सोशल जो डोमेन था। ठीक है, इसके बाद हमारा ई फॉर इमोशनल डोमेन। इमोशनल में हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, या किस टाइम पे कैसे इमोशंस दिखाने हैं, ये बच्चे को कैसे पता होने चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट है वो किसका पार्ट होगा, जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट है वो हमारा पार्ट होगा। कॉन्सेप्ट कहाँ बनेंगे, अच्छा आप एक बार खुद सोचिए कि कॉन्सेप्ट कहाँ पे बनेंगे, कॉन्सेप्ट तो ब्रेन में बनेंगे। तो जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट है वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट हो जाएगा। अगर लैंग्वेज पूछता है या कॉन्सेप्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट या लैंग्वेज, ये दोनों चीजें कहाँ का पार्ट होंगी, ये दोनों चीजें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होंगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ, ताकि आपको ये समझना है कि जो पेपर का लेवल है वो एग्जैक्टली क्या है, किस टाइप के ऑप्शंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये सारी चीजें आपको समझना है। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को टारगेट किया है यहाँ पे, है ना। चलिए, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। हेरिडिटी को कैसा सोशल कंस्ट्रक्ट मानते हैं, बताइए। प्राइमरी, क्या हम लोगों ने हेरिडिटी में कुछ भी प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा था कि हेरिडिटी प्राइमरी है या एनवायरमेंट प्राइमरी है, ऐसा तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आपने ये 2 ऑप्शन तो बहुत आराम से एलिमिनेट कर लिए। अब डायनेमिक क्या होता है बताइए, और स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक वो जो कभी भी चेंज नहीं होता है, और डायनेमिक वो जहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं और यहाँ पे चेंजेस कभी नहीं होते हैं, यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो क्या एक इंसान की हेरिडिटी चेंज हो सकती है, हेरिडिटी क्या था, चलिए एक बार ये भी रिवाइज करा देते हैं हम आपको। हेरिडिटी क्या थी बताइए। हेरिडिटी वो क्वालिटीज थी जो वो अपनी प्रीवियस जनरेशन से लेके आया था। कोई भी चाइल्ड जीन के थ्रू जो उसकी प्रीवियस जनरेशन से उसमें ट्रांसफर होती हैं, वो क्या होती है, वो उसकी हेरिडिटी होती है। क्या ये चेंज हो सकती है, जैसे बच्चे की हाइट, बच्चे की आई का कलर, बच्चे के हेयर का टाइप कि स्ट्रेट होंगे या कर्ली, या कितनी लेंथ होगी, स्मूथ होंगे या ड्राई होंगे, ये सारी चीजें क्या चेंज हो सकती हैं, नहीं, चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कैसा फैक्टर होगा, स्टैटिक फैक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमेशा डायनेमिक होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं ना। बच्चे को कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है ये हमारे हाथ में है, बट बच्चे को कैसी हेरिडिटी मिली है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उसका प्री डिसाइडेड कैरेक्टरिस्टिक होता है और इसे हम चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें से कौन से डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। हम लोगों ने टोटल कितने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, याद है किसी को। हम लोगों ने टोटल पढ़े थे 12 प्रिंसिपल्स। कितने पढ़े थे, 12 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। चलिए ये तो आपको आराम से आ जाएगा, देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। देखिए डेवलपमेंट कैसा होता है, क्या कॉन्टिन्यू होता है। डेवलपमेंट क्या एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल है। क्या ये सीक्वेंस में होता है, यस सीक्वेंस में भी होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले हमारी चाइल्डहुड आ जाएगी, देन हमारी प्रीनेटल, देन इन्फेंसी, देन अडल्टहुड, ये तो नहीं है। एक सीक्वेंस में फॉलो करेगा। ग्रोथ की जो रेट है, मतलब कि कितनी स्पीड से होगा, या पेस है जो उसकी स्पीड है, ये डिफर हो सकती है। ये क्या हो सकती है, ये डिफरेंट हो सकती है अलग अलग के लिए। बट जो इसका सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब सीक्वेंस में होती है। जनरल से स्पेसिफिक होती है, यस
जनरल से स्पेसिफिक होती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती है ना। बट क्या डेवलपमेंट रिवर्सिबल है? ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताई है। अगर आप सबने क्लास सही से देखी होगी तो आपको ये याद होगा कि डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं होता है। यस, डेवलपमेंट में डिक्लाइन पॉसिबल है, डेवलपमेंट में डीके पॉसिबल है, बट डेवलपमेंट पे रिवर्सिबिलिटी नहीं पॉसिबल है। और इस डिक्लाइन या डीके को क्या बोला था? इसको बोला गया था इन्वोल्यूशन। इसको क्या बोला गया था? इसको बोला गया था इन्वोल्यूशन, है ना। इसको बोला गया था इन्वोल्यूशन। ठीक है, आप प्लीज ये वर्ड याद रखिएगा, मे भी आपके पेपर में आ जाए, इन्वोल्यूशन। ठीक है, डिक्लाइन या डीके ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। चलिए, अब शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, एंड एग्जामिनर एग्जैक्टली क्या पूछना चाहता है, या वो आपका कौन सी नॉलेज टेस्ट करना चाहता है ना। आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। ह्यूमन डेवलपमेंट किस किस चीज का जॉइंट प्रोडक्ट था? ये तो शायद अब आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। किसी जगह हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो किसी किसी जगह पे एनवायरमेंट का ज्यादा रोल होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये 50% होगी और ये भी 50% होगी, है ना। ये 50% 50% या 1:1 के रेशियो में नहीं होते हैं, है ना। इनका क्या होता है, ये दोनों जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं किसी के भी डेवलपमेंट में। मतलब इनका जो हिस्सा है वो उसके किसी ट्रेट में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावित होती है तो किसी ट्रेट में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावित होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट किस चीज का बाई प्रोडक्ट, या हम लोग कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट है, वो हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट होता है। ओके, ये चैप्टर तो शायद आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, एंड जो मैंने अभी तक क्वेश्चन समझाए आपको ये भी समझ में आ रहे होंगे और आपको ये रिलेटेबल लग रहे होंगे जो चीज मैंने पढ़ाई है। देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर इसीलिए उठाया है बिकॉज आपको ये ना लगे कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पेपर में आएगा भी या नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने चारों क्लासेस देखी होंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन फंस नहीं रहे होंगे, आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आ रहे होंगे। मतलब एक तो कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आपको पहले से ही पता होंगे और कुछ जब मैं समझा दे रही हूँ उसके बाद आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जा रहा होगा, है ना। चलिए, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, ह्यूमन का कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है। देखिए, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है बट इसको हम अपनी कॉमन सेंस से कर सकते हैं। क्या विल पावर लगती है? यस, विल पावर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैरेक्टर के फॉर्मेशन में। उसका कंडक्ट और बिहेवियर कैसा है, क्या ये चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? बिल्कुल, ये भी करती है। मॉरलिटी, यस, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज कैसी हैं, है ना, वो जो नॉर्म्स हैं उनको अच्छे से मान रहा है या नहीं, उसके अंदर अच्छी वैल्यूज हैं या नहीं, है ना, ये सारी चीजें भी मैटर करेंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या लगेगा, अगर किसी का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी? उसकी विल पावर, उसका कंडक्ट और बिहेवियर, उसकी मॉरलिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अवर राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट। चाइल्ड डेवलपमेंट एक पढ़ाई की ऐसी शाखा है जहां पे हम क्या पढ़ते हैं, बताइए। क्या एग्जामिन्स चेंज इन ह्यूमन एबिलिटीज? क्या अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने कहीं भी ह्यूमन की एबिलिटीज या कुछ भी ऐसा पढ़ा? मैंने बोला था ना कि ये चैप्टर बेस है, आपको समझ में आएगा कि हमको आगे क्या क्या पढ़ना है ना। तो क्या हम लोगों ने कोई भी ऐसी चीज पढ़ी जो ह्यूमन एबिलिटी के बारे में हो या ह्यूमंस में जो चेंज आ रहे हैं उनकी एबिलिटीज में? नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे डिस्कार्ड हो रहा है। सीक्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर अक्रॉस लाइफ स्पैन, सिर्फ बिहेवियर के बारे में पढ़ा? क्या हमने सिर्फ बच्चे के बिहेवियर के बारे में पढ़ा कि वो पूरी लाइफ कैसा बिहेव करता रहेगा? नहीं, हम लोगों ने सिर्फ बिहेवियर के बारे में तो नहीं पढ़ा, है ना। कंपेयर चिल्ड्रन टू अडल्ट टू सीनियर सिटीजन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। क्या है ये? कंपेयर। ये एक क्या है? ये एक हाईली निगेटिव वर्ड है। हाईली निगेटिव वर्ड है ये, एक हाईली निगेटिव। ये आपको जिस भी ऑप्शन में दिख जाए उस ऑप्शन को आप पूरी तरह से कट कर दीजिएगा। क्यों? देखिए, पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम किसके बारे में पढ़ते हैं? चाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं। और आज की हमारी एजुकेशन कैसी है?
आज की हमारी एजुकेशन भी चाइल्ड सेंटर्ड है ना। तो क्या हम यहाँ पे बच्चे को किसी से कंपेयर करेंगे? नहीं, बच्चे को कभी भी ना दूसरे बच्चों से, ना एडल्ट से, ना किसी से भी बच्चे को कभी भी कंपेयर नहीं करना है। जो ऑप्शन आपको कंपैरिजन दिखाए बच्चे में, वो ऑप्शन आप सबसे पहले कट कर दीजिएगा। ठीक है, बच्चे के बारे में किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव बात लिखी हो, उस ऑप्शन को कट कर दीजिएगा। बच्चे को कहीं भी कंपेयर किया जा रहा है, उस ऑप्शन को आप कट कर दीजिएगा। ये कुछ काम आपको बहुत जरूरी है करना। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन दिखेगा तो हम उसे तुरंत कट कर देंगे। बच्चे में जो चेंज आ रहा है, लाइक बच्चा पहले कुछ कर रहा था, अब कुछ कर रहा है, बच्चे को बच्चे से ही कंपेयर करेंगे, मतलब उसको खुद से कंपेयर करेंगे, बट किसी और बच्चे से या किसी भी और इंसान से उसको कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंट फॉर द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव, सोशल एंड अदर कैपेसिटीज। बच्चे में जो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं चीजें, जो उसका दिमाग, सोशल एक्टिविटीज और जो उसकी अलग अलग कैपेसिटीज हैं, ये जो बढ़ रही हैं, धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं, क्या इसके बारे में पढ़ा? यस, डेवलपमेंट के तो हम लोगों ने 4 डोमेन पढ़े है ना। तो हम लोगों ने उसमें यही तो पढ़ा कि बच्चा कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे डेवलप होगा। सो चाइल्ड डेवलपमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट अकाउंट फॉर द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव, सोशल एंड अदर कैपेसिटीज। बच्चे की ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना ही क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, ये क्वेश्चन छोड़िए, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो किस चीज का रिजल्ट है? पर्सनैलिटी क्या होगी बताइए? पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी अगर बेसिकली देखें तो ये ह्यूमन का बिहेवियर होगा, है ना। वो किस चीज को कैसे देखता है, उसका किसी चीज को लेके क्या नजरिया है ना, या उसका क्या पर्सपेक्टिव है किसी चीज को लेके। तो ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है ना, वो भी उसका इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट होगा। जो भी उसका इंटरेक्शन है, मतलब वो कैसे, एक तो उसको कैसी जीन मिली है, नेक्स्ट उसको कैसा एनवायरमेंट मिला है, ये उसका फिजिकल, मतलब फिजिकल भी दिखाएगा और मेंटल भी दिखाएगा, और जो भी उसकी पर्सनालिटी में चीजें हैं सब कुछ ये दिखाएगा। तो ओनली एनवायरमेंट और हेरिडिटी तो नहीं होगा। ठीक है, पर्सनालिटी किस चीज का रिजल्ट है? पर्सनालिटी हमारा रिजल्ट होगा इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का हम लोगों ने कौन सा प्रिंसिपल है बताइए? डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। क्या डेवलपमेंट लीनियर प्रोसेस है? नो, डेवलपमेंट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है? डेवलपमेंट स्पाइरल होता है ना। हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में ये चीज पढ़ी थी कि डेवलपमेंट इज नॉट अ लीनियर, डेवलपमेंट लीनियर नहीं था, सीधा ना होके डेवलपमेंट ऐसे स्पाइरल प्रोसेस था। ठीक है, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस था? नो, यहाँ पे तो पूरी लाइफ चलने वाला प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। जो भी डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। बिल्कुल गलत, सारे के सारे प्रोसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। ये हर इंसान के लिए एक स्पीड से नहीं चलता है। बिल्कुल सही। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या था कि यहाँ पे सीक्वेंस तो होगा, मतलब कि चीजें लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप होंगी, बट वो सेम स्पीड में होंगी ये जरूरी नहीं था, है ना। तो जो डेवलपमेंट है वो हर इंसान के लिए सेम स्पीड से जाए, सेम पेस से जाए, ये जरूरी नहीं था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल बी अवर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। अब बताइए यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो हेरिडिटी से रिलेट करेगी, उसका एनवायरमेंट पे कोई भी असर नहीं होगा। पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, वो सोशल एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या ये चीज उसकी हेरिडिटी से डिफाइन होगी? नहीं, ये चीज तो उसके एनवायरमेंट से प्रभावित होगी। लाइक उसको कैसा एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, उसको मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना, तो वो कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है सोशल एक्टिविटी में, ये तो उसके एनवायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर होगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर
ग्रुप, उसका जो उसके फ्रेंड सर्कल को या उसके क्लासमेट्स को या उसके पीयर को लेके जो भी उसका बिहेवियर है वो कैसा होगा, ये चीज क्या उसकी हेरिडिटी से डिफाइन होगी? नहीं, ये चीज भी उसकी किससे डिफाइन होगी? ये चीज भी उसके बच्चे के एनवायरमेंट से डिफाइन होगी। लाइक मान लीजिए उसका पीयर ग्रुप बहुत सपोर्टिव है बच्चे को लेके, तो जो बच्चा है वो भी तो अपने पीयर ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल उसका जो पीयर ग्रुप है वो बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो बच्चा भी अपने पीयर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। जैसा बच्चे का पीयर ग्रुप उसके साथ बिहेव करेगा, बच्चा भी वैसा ही बिहेव करेगा। यहाँ पे भी हेरिडिटी का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, थिंकिंग पैटर्न, तो बच्चे का जो सोचने का तरीका होगा वो भी बहुत ज्यादा कैसा होगा? बच्चे के सोचने का तरीका भी बहुत ज्यादा खुला हुआ होगा, है ना। बच्चा भी नैरो माइंडेड नहीं होगा, वो भी ब्रॉड थिंकिंग रखेगा। अब मान लीजिए बच्चा किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड लोग रहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, सुपरस्टिशंस को फॉलो करते हैं, है ना। या जो सोसाइटी में इविल सोसाइटीज हैं, लाइक जो उसके इविल कस्टम्स हैं, है ना। लाइक कोई भी पुराना कस्टम आप मान लीजिए जो अभी नहीं चल रहा है, अगर वो माना जा रहा है कहीं और बच्चा वैसी सोसाइटी में रह रहा है तो बच्चा उस चीज को फॉलो करेगा। तो ये चीज भी किस चीज से इफेक्टेड होगी? ये भी बच्चे का थिंकिंग पैटर्न भी बच्चे के एनवायरमेंट से प्रभावित होगा। नेक्स्ट, कलर ऑफ आईज। क्या कलर ऑफ आईज उसके हेरिडिटी या एनवायरमेंट से प्रभावित होने वाला फैक्टर है? नहीं, ये उसके एनवायरमेंट से प्रभावित होने वाला फैक्टर नहीं है। इसको कौन प्रभावित करेगा? इसको बच्चे की हेरिडिटी प्रभावित करेगी कि बच्चे को उसके जीन में, है ना, बच्चे को उसके मदर फादर से कैसे जीन मिले हैं, ये चीज उसको अफेक्ट करेंगे उसके आई के कलर को। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग। इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं? इसके अलावा देखिए कुछ टर्म्स होते हैं क्वेश्चन में, लाइक एक्सेप्ट, ठीक है, नॉट, इन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि यही क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में क्वेश्चंस को गलत करवा देते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो डेवलपमेंट को शेप करते हैं वो ये सारे हैं एक्सेप्ट। इसके अलावा मतलब कौन सा नहीं होगा एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना। यहाँ पे कौन सा रिलेटेड टू जीन है। अब देखिए कल्चर, कल्चर तो उसे बर्थ के बाद मिलेगा ना। कोई भी बच्चा कैसी सोसाइटी में रह रहा है या उस सोसाइटी में क्या कल्चर फॉलो हो रहा है ये तो उसको बर्थ के बाद ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कल्चर कैसा फैक्टर होगा? यहाँ पे जो कल्चर है वो रिलेटेड टू एनवायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन भी बच्चे को जन्म के बाद ही प्रभावित करेगी ना, तो ये चीज भी हमारी एनवायरमेंट से रिलेट हो गई। न्यूट्रिशन, बच्चे को कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन, डाइट, ये सारी चीजें बच्चे के एनवायरमेंटल फैक्टर में आती हैं। अब फिजिक, उसकी हाइट कैसी होगी, है ना, लंबा होगा या थोड़ी सी कम हाइट होगी, बहुत ज्यादा हेल्दी होगा या दुबला पतला होगा। फिजिक उसकी, ये चीज किससे डिफाइन होगी? ये चीज उसकी एनवायरमेंट का फैक्टर नहीं है, ये चीज उसकी हाईली रिलेटेड टू जीन है। फिजिक जो है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी बच्चे को मिलते हैं वो उसके जीन से मिलते हैं। मतलब ये फैक्टर्स किससे रिलेटेड हो गए? ये बच्चे की हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर्स हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको क्या बोला जाता है? रेडीनेस, रेडीनेस बोलते हैं। रेडीनेस का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। हम किसी भी काम को करने के लिए कितने ज्यादा रेडी हैं, यही होता है रेडीनेस का मतलब। मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। हेरिडिटी, क्या हेरिडिटी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को हेरिडिटी बोलते हैं? नहीं, नहीं बोलते ना। तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम लोगों ने पढ़ा था कि मैच्योरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मैच्योरिटी ऑफ हैंड्स। लाइक अगर हम किसी 5 महीने के बच्चे को एक भारी सी बॉल पकड़ा दे तो क्या वो पकड़ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसके हाथ मैच्योर हुए ही नहीं है उतना वेट उठाने के लिए, है ना। अब अगर हम किसी 1 साल के बच्चे को 5 किलो का सामान पकड़ा दे तो क्या वो पकड़ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ अभी मैच्योर हुए ही नहीं है कि वो इतना ज्यादा वेट उठा पाए। अगर हम किसी 1 साल के बच्चे को कहते दौड़ो तो क्या वो दौड़ लगा पाएगा? या हम लोग उससे कहते साइकिलिंग कर लो तो क्या वो साइकिलिंग कर पाएगा? रेस लगा लो, नहीं। ये सारे काम वो क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज इसमें जो है उसके पैरों की स्ट्रेंथ का यूज है और अभी तक उसके पैर जो है वो मैच्योर
नहीं हुए हैं, है ना, कि वो ये सारे काम कर पाए। तो जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या होगा, जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मैच्योरेशन बोलेंगे। ठीक है, मैच्योरिटी, जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं टाइम के साथ उनका धीरे धीरे डेवलप होना या अनफोल्ड होना ही क्या कहलाता है, मैच्योरिटी कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज, जो चाइल्ड साइकोलॉजी का सेंट्रल फोकस है वो क्या है। देखिए, आप लोगों ने अपने जो भी एजुकेशनल कोर्स किया है लाइक डीएलएड, बीटीसी या बीएड जो भी किया है आप लोगों ने, उसमें आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी में हम चाइल्ड को ही सेंटर में मान के सारी की सारी चीजें करते हैं। तो जो सेंट्रल फोकस होगा वो किस पे होगा, क्या एक अच्छा टीचर हो, नहीं, गुड टीचर इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट द सेंट्रल फोकस। टीचिंग प्रोसेस की कैसे प्रोसेस यूज किए जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, बट सेंट्रल फोकस इस पे भी नहीं है। स्कूल, इस पे भी सेंट्रल फोकस नहीं है। सेंट्रल फोकस हमारा किस चीज पे, सेंट्रल फोकस हमारा चाइल्ड पे है, बिकॉज यहाँ जो भी सेंटर में है, यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही टीचर होना चाहिए, चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, स्कूल का करिकुलम भी चाइल्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं वो भी बच्चे को ध्यान में रख के होनी चाहिए, जो लेसन प्लान बन रहा है वो भी बच्चे की एबिलिटीज और कैपेसिटीज को देख के बनना चाहिए। ठीक है, क्या लेसन पढ़ाया जाना है, कौन से टीचिंग मेथड्स या टीचिंग एड्स यूज करने हैं, ये भी बच्चे को देख के ही बनाया जाता है। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो बेसिकली किसको सेंटर में मानती है, वो चाइल्ड को सेंटर में मानती है। ठीक है, इसीलिए हम कौन सी टाइप की एजुकेशन पढ़ते हैं, जो एजुकेशन हम पढ़ते हैं या जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड सेंटर, जहां पे बच्चे पे मेन फोकस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इन चाइल्ड डेवलपमेंट एम्फेसिस इज ऑन प्रोसेस, क्या प्रोसेस पे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा। एम्फेसिस इज ऑन द रोल ऑफ एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, क्या सिर्फ एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस पे काम करते हैं, सिर्फ इस पे तो काम नहीं किया जाता है ना। इट इज स्टडी फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडोलसेंस, हाँ ये भी देखते हैं। ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे क्लियर होता है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि ये एक स्टडी है, कहाँ से, कॉन्सेप्शन से एडोलसेंस तक की। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एनवायरमेंट का और एक्सपीरियंस का क्या उस पर एम्फेसिस होगा, और प्रोसेस को भी हम लोगों ने इम्पोर्टेंस दी है। तो देखिए ये भी है, ये भी है और ये भी है, हम लोगों ने तीनों चीजों को पढ़ा है। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो इन तीनों चीजों का क्या होगा, कंबाइन, मतलब कंबाइंड स्टडी है यहाँ पे, है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखी जाएंगी, एक साथ लाके पढ़ा जाएगा इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे चीजों को देखना है। चलिए, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, जो चाइल्ड डेवलपमेंट की का स्कोप है वो क्या है, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बच्चे की अलग अलग डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग स्टेजेस को पढ़ना, स्टेजेस ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट पे हम लोगों ने स्टेजेस भी पढ़ी हैं, प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट है ये भी पढ़ा है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या रोल प्ले करते हैं हम लोगों ने ये भी पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर, कि हमको इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस पढ़े, आज हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज इतने ही रखते हैं, आपको कम से कम ये क्वेश्चंस देख के इतना आइडिया लग जाएगा कि जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है क्या वो यूजफुल है या नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का यही एक मेन एम था कि आपको ये आइडिया लग सके कि जो भी पढ़ाया जा रहा है क्या वो पेपर में आता भी है या नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पेपर में आता कुछ और है और आपको पढ़ाया कुछ और जा रहा है। इसीलिए मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाई हूँ। कल भी हम इसका एक और क्लास लेंगे जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हमें आंसर्स को देखना कैसे है, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है ना। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन एंड आंसर करके ही समझ में आएंगी। देखिए
प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रही हूँ, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है उससे डबल इंपॉर्टेंस होती है प्रैक्टिस की। 2 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी क्या है, प्रैक्टिस। तो आप लोग प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को मैं रिजॉल्व कर सकूं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल लिख दे रही हूँ, आप प्लीज यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज अवंतिका सिन्हा, सॉरी 1 मिनट, अवंतिका सिन्हा ऑफिशियल, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, बाकी मैं इसका पूरा नाम लिख के सही से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग प्लीज मुझे यहाँ पे कोई भी मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, आपको किसी चीज से लेके कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व जरूर करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लग रहा है कि इस चैनल पे आपको रिलेटेबल चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो प्लीज उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये सारी चीजें पढ़ सके और उनका भी आने वाला एग्जाम क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए इसी चीज के साथ मैं आज की क्लास एंड कर रही हूँ। एंड आई होप आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे और आने वाला एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ते रहे एग्जाम तक तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।